बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इससे पहले हमने देखा था कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और एलॉयज की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखिए भाई क्या होता है बच्चों, जैसे आपने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था 11th क्लास में, सेम वही वाला लॉ यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज। देखिए लिखा डेल्टा रो अपॉन रो, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी। डेल्टा रो अपॉन रो ये कहलाता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज। अब देखिए, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है अल्फा। कहीं पर भी ये कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर रिमूव करते हैं, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, और इस अल्फा को ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करूं मैं अगर इक्वेशन को, तो अल्फा के लिए इस टाइप से बन जाएगा एक्सप्रेशन कि अल्फा इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन डेल्टा टी। मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर चेंज कितना है। टेम्परेचर में अगर 1 केल्विन का चेंज करें तो रेसिस्टिविटी में कितने टाइम्स चेंज आएगा। एक टाइप से परसेंटेज चेंज भी कह सकते हैं, अगर 100 से इनटू कर दें तो हमें एक टाइप से इससे परसेंटेज चेंज पता चलेगा कि रेसिस्टिविटी में कितने परसेंट चेंज आया है। ठीक है, अब देखिए अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या लार्ज है, स्मॉल है, उससे हमें कुछ वेरिएशन पता चलता है यहाँ पर। देखिए अगर अल्फा ज्यादा है, अल्फा ज़्यादा कब होगा भाई? अल्फा ज़्यादा कब होगा बच्चों? अल्फा ज़्यादा तब होगा जब डेल्टा रो अपॉन रो ज़्यादा हो। डेल्टा रो अपॉन रो मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो। तो ऐसे मटेरियल जिनके लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है, उनके लिए हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर में चेंज आने पर रेसिस्टिविटी में बहुत ज़्यादा चेंज होता है इसमें, है ना? अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या इफेक्ट पड़ता है। अल्फा अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो यहाँ पर अल्फा में नेगेटिव साइन एक तो डेल्टा रो से इंक्लूड हो सकता है और दूसरा डेल्टा टी से इंक्लूड हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब डेल्टा रो नेगेटिव होना चाहिए अल्फा के नेगेटिव होने के लिए, है ना? डेल्टा रो नेगेटिव होने का मतलब रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है बच्चों। तो अल्फा किसी सब्सटेंस के लिए, किसी मटेरियल के लिए अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब हुआ कि उसकी रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर अल्फा की वैल्यू 0 कर दें, अल्फा की वैल्यू 0 कब होगी बच्चों? 0 जब होगी अल्फा की वैल्यू जब डेल्टा रो इक्वल टू 0 आ जाए। देख लो वरना फॉर्मूले से, इस वाले एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं। मतलब अल्फा की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मीनिंग ये होगा कि रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब देखिए अल्फा की वैल्यू अगर ज्यादा है, अल्फा इज लार्ज, अगर ज्यादा है तो इसका मतलब डेल्टा रो ज्यादा है, मतलब ज्यादा चेंज आएगा रेसिस्टिविटी में। और अगर अल्फा की वैल्यू कम है तो इसका मतलब डेल्टा रो वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल का मतलब बहुत कम वेरिएशन आएगा रेसिस्टिविटी में। ठीक है, तो अब इसी टाइप से कुछ मटेरियल्स का टेम्परेचर डिपेंडेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट टेबल में देखो, इस टेबल में क्या है। सबसे पहले हमने शो किया है यहाँ कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव और वेरी लार्ज होती है। देखो ये फर्स्ट ग्राफ देखिए आप, टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टिविटी में कितना तेजी से चेंज आ रहा है। ग्राफ ऊपर जा रहा है, एकदम बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है ना? तो पॉजिटिव का मतलब तो ये हुआ कि रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और लार्ज का मतलब ये हुआ, वेरी लार्ज होना चाहिए वैसे यहाँ, लार्ज का मतलब ये हुआ कि रेसिस्टिविटी में बहुत तेजी से चेंज आएगा, बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज का मतलब रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी और बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, ऐसे जैसे ग्राफ आपको दिख रहा है। एलॉयज देखो, आइडियल एलॉयज के लिए अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन आइडियल तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एलॉयज के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव लेकिन वेरी स्मॉल होती है, मतलब रेसिस्टिविटी में चेंज आएगा लेकिन बहुत कम चेंज आएगा। देख सकते हैं आप इस वाले ग्राफ में, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज हुआ लेकिन रेसिस्टिविटी में बहुत थोड़ा सा चेंज आया है।
तो एलॉयज के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए देखो ये रहा ग्राफ, रो की वैल्यू, रेसिस्टिविटी की वैल्यू एकदम तेजी से नीचे आ रही है, ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव होगी अल्फा की वैल्यू, और तेजी से डिक्रीज हो रही है, तेजी से चेंज आ रहा है, इसका मतलब वेरी लार्ज होगी। ठीक है, तो यहां से हमने तीनों मटेरियल्स के लिए देखा क्या क्या इफेक्ट होगा, अल्फा से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी कितनी होगी। एनसीईआरटी में टेबल है, आप देखिए यहाँ लास्ट वाले कॉलम में, यहाँ ये सब अल्फा गिवन है, आप देख सकते हैं कंडक्टर्स के लिए वेरी स्मॉल वैल्यू है, सॉरी कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव एंड लार्ज, एलॉयज के लिए पॉजिटिव एंड स्मॉल, वेरी स्मॉल, और सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव एंड वेरी लार्ज, जो वो सेमीकंडक्टर्स ये रहे। ठीक है, आप देख लेंगे इसको अपनी बुक में। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पल रेसिस्टिविटी से रिलेटेड ही हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये जो हमने एक्सप्रेशन देखा है यहाँ पर रेसिस्टिविटी का डिपेंडेंस, इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें इसी को, तो हम लिख सकते हैं कि रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनिशियली इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी, 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। देखो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, resistivity at temperature T is equal to resistivity at initial temperature into 1 plus alpha into delta T। आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देखेंगे, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा यहाँ से। रो T का मतलब है T टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी, रो जीरो का मतलब है इनिशियल टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखिए अगर इसमें यहाँ हमें पता है कि रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो इंटू ए अपॉन एल, रो इंटू एल अपॉन ए। आप इस टाइप से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई मैं लिखता हूँ रो के लिए आर ए अपॉन एल होता है, आर ए अपॉन एल, या आर इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। क्लीन करते हैं एक बार, देखो बच्चों, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब रो के लिए तो हम जानते हैं क्या इक्वेशन आई थी रो के लिए, रो के लिए आया था रो टी इज इक्वल टू रो जीरो इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आप इस वाली इक्वेशन में अगर ऐसा करें, दोनों साइड एल अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो सेम इक्वेशन यहाँ रेजिस्टेंस के लिए भी लिखी जा सकती है। देखो सेम इक्वेशन रेजिस्टेंस के लिए लिखता हूं मैं यहाँ, आर टी मतलब टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इक्वल टू आर जीरो मतलब इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये क्वेश्चन लिखी जा सकती है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल एग्जांपल है वो इसी पर डिपेंडेंट है, आप देख सकते हैं। ये कहाँ गया ये एग्जांपल, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट। देखिए नाइक्रोम को क्यों यूज करते हैं हम, एलॉय को ही क्यों यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट के लिए, क्योंकि रेसिस्टिविटी बढ़ने पर, रेसिस्टिविटी अगर सॉरी टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा, और अगर हम मेटल का लगा लेते तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टिविटी इंक्रीज होती, जिससे हीट इंक्रीज होती, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता, टेम्परेचर इंक्रीज होने से और ज्यादा हीट क्रिएट होती, उससे और ज्यादा रेसिस्टिविटी बढ़ जाती, रेसिस्टिविटी बढ़ने से फिर टेम्परेचर बढ़ता, उससे फिर रेसिस्टिविटी बढ़ती, और मेटल बहुत तेजी से बर्न हो जाता, जल जाता। इसीलिए हम हीटिंग एलिमेंट्स के लिए एलॉयज को यूज करते हैं, जैसे नाइक्रोम। When a negligible small current pass through it, its resistance at room temperature 27 degrees Celsius is found to be 75.3 ओम। यहाँ ओम आना चाहिए रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ओम, सॉरी एसआई यूनिट ओम होगी। When the toaster is connected to 230 voltage supply, the current settles after few seconds to a steady value 2.68 ampere। ठीक है, अब करंट जब हमने थोड़े टाइम के लिए करंट फ्लो की, बहुत थोड़ी करंट, तो कुछ टाइम बाद करंट अपनी इस फाइनल वैल्यू पर सेटल डाउन हो जाती है, वोल्टेज अप्लाई ये है, मतलब इस टेम्परेचर पर, इस टाइम पर आप चेक कर सकते हैं इनिशियली कि रेजिस्टेंस कितना था, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कितना था।
व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट? स्टेडी टेम्परेचर आपसे पूछ रहे हैं, फिर स्टेडी टेम्परेचर बताइए। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ नाइक्रोम over the temperature range involved is 1.7 into 10 to the power minus 4 पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर बच्चों रेसिस्टेंस हमसे पूछ रहे हैं कि नहीं, टेम्परेचर हमसे पूछ रहे हैं। और देखो रेसिस्टेंस हमें गिवन है, स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस आर नॉट गिवन है। देखो आर नॉट है 75.3 ओम, है ना, ये आर नॉट गिवन है। आर टी मतलब जो फाइनल टेम्परेचर उस पर हम फाइंड कर सकते हैं, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वोल्टेज 230, वोल्टेज 230 कर लेंगे अपॉन आई कितना है 2.68, 2.68 ये आ जाएगा यहाँ से आर टी। ठीक है, अल्फा हमें गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर ये वाला गिवन है हमें। तो हम यहाँ से फाइनल टेम्परेचर पता कर सकते हैं। देखिए कैसे पता कर सकते हैं, ये लिखा हमने आर टी के प्लेस पर आर टू लिख दिया, कोई बात नहीं, हमने आर टी लिया था। ये आर टू 230 अपॉन 268, इससे फाइंड हो गया। अब देखिए आर टू मतलब फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आर टू इक्वल टू आर वन इंटू वन प्लस एल्फा, टेम्परेचर चेंज मतलब टी टू माइनस टी वन। अब देखिए इनकी वैल्यूज हमें पता है सभी की, तो हम यहाँ टी टू माइनस टी वन फाइंड कर सकते हैं। कितना आ रहा है ये 820 डिग्री सेल्सियस, सबकी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर, है ना। और T2 यहाँ ये इस टाइप से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वायर बाउंड रेसिस्टर्स। वायर बाउंड रेसिस्टर्स क्या होते हैं बच्चों? ये जो एलॉयज हैं इनका रेसिस्टेंस वेरी हाई होता है, मतलब रेसिस्टिविटी वेरी हाई होती है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। काफी देर तक भी आप करंट फ्लो करते रहेंगे तो इनके रेसिस्टेंस में या रेसिस्टिविटी में चेंज नहीं आता है। तो इसलिए इनके वायर बनाकर, पतले पतले और बहुत लंबे वायर्स बनाकर इसको हम एक रेसिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये रिहोस्टेट है, ये वाली डिवाइस। इसमें यहाँ पर ये क्ले का बना हुआ एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका ये, और इस पर वायर लपेट दिया जाता, बहुत सारा एलॉय का वायर। एलॉय का वायर का एक टर्मिनल यहाँ और एक टर्मिनल यहाँ पर है। ये स्लाइडर है, इसके ऊपर स्लाइडर ऐसा अरेंज किया गया है कि यहाँ किसी कंडक्टर की रॉड पर इसको स्लाइड कर रहे हैं, और ये जो इसका पार्ट है ये वाला पार्ट ये कॉपर का है। इधर से तो ये मेटेलिक रॉड पर कनेक्ट है ऊपर से, और नीचे वायर पर स्लाइड होता है। ये वाला पार्ट जो है नीचे वाला है वायर पर स्लाइड होता है बच्चों। तो अगर हमें फिक्स रेजिस्टेंस चाहिए हो तो अपने सर्किट के दोनों टर्मिनल हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, इन दोनों पर फिक्स रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर हमें फिक्स रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं इसको वेरी कर सकें, तो एक टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और एक टर्मिनल फिर यहाँ कनेक्ट करते हैं। अब देखिए फिलहाल इस टाइम पर करंट कैसे फ्लो होगी, करंट ऐसे जाएगी इसमें, इतने सारे वायर में, एलॉय के इतने वायर में होते हुए यहाँ इस कंडक्टर के थ्रू, इस रॉड के थ्रू ऐसे जाएगी करंट। मतलब केवल इतने पार्ट का ही रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड हुआ। अगर आप इसको स्लाइड करके यहाँ ले आए, है ना, तो फिर पहले से ज्यादा बड़े पार्ट में करंट फ्लो होगी, तो पहले से ज्यादा रेजिस्टेंस इंक्लूड होगा सर्किट में। इस टाइप से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको हम बना सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस दूसरे टाइप के भी हम देख सकते हैं, कुछ जो आजकल डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। ये तो अपनी लेबोरेटरी में यूज करते हैं, अभी अभी डिस्कस किया हमने। ये वाला हमारे फैन का जो रोटेटर होता है, ये हम जनरली उसमें यूज करते हैं, या किसी रेडियो सेट में, पुराने रेडियो सेट में जो वॉल्यूम का रोटेटर होता था उसमें यूज होता था। जैसे कि ये देखो, इसमें क्या होता है, इसमें एक ये रेसिस्टेंस ट्रैक है, ये वाला रेसिस्टेंस की कोई एक पट्टी होती है, स्ट्रिप होती है, ठीक है, और बीच में ये एक रोटेटर से वाइपर कनेक्ट है जो इस रेजिस्टेंस पर स्लाइड होता है। अब देखिए इस टाइम पर कितने पार्ट का रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड हो रहा होगा। अगर हमें पूरा फिक्स रेजिस्टेंस चाहिए तो हम एक टर्मिनल 1 पर और एक टर्मिनल 3 पर कनेक्ट करते हैं, और पूरे स्ट्रिप के थ्रू करंट फ्लो होते हुए इधर जाएगी, मतलब पूरे स्ट्रिप का रेजिस्टेंस यहाँ इंक्लूड होगा। लेकिन इस प्लेस पर जहां पर ये अब है, यहाँ रेजिस्टेंस अगर देखें, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर हम देखें इसका, तो एक टर्मिनल 1 पर और एक टर्मिनल 2 पर कनेक्ट करते हैं हम, और इस टाइम पर करंट छोटी सी स्ट्रिप वाले पार्ट में फ्लो होते हुए और यहाँ वाइपर के थ्रू इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर छोटी सी स्ट्रिप इंक्लूड हुई है इसमें, तो थोड़ा सा ही यहाँ पर रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड होगा। इसको रोटेट करने से, जो रोटेटर है इसको रोटेट करने से यहाँ पर
रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता। इसी टाइप यही वाला हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखते हैं, इसको रोटेटरी पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, कार्बन रेसिस्टर्स। कार्बन रेसिस्टर्स पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन, कार्बन के बने हुए रेसिस्टर्स, कार्बन रेसिस्टर्स। देखिए भी कार्बन रेसिस्टर्स क्या होते हैं बच्चों। कार्बन की रेसिस्टिविटी वेरी हाई होती है और इसमें टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टिविटी में चेंज भी नहीं आता है। तो अगर कार्बन के रेसिस्टर्स बनाए जाएं तो इनका साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज बनाया जा सकता है। बहुत छोटे से, मुश्किल से 0.5 सेंटीमीटर या उससे भी कम साइज के रेसिस्टेंस यहाँ पर हम बना सकते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, एक एक कार्बन का सिलेंडर है और दोनों साइड इसमें ये हमने कांटेक्ट अप्लाई किए हैं। ये एंड कैप है ना, यहाँ से कांटेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो इतने पार्ट में ही रेजिस्टेंस में हम देखते हैं, कार्बन में हम देखते हैं कि काफी सारा रेजिस्टेंस हमें इजीली मिल जाता है। जैसे ये आप देख सकते हैं कार्बन के रेसिस्टर्स पर स्पेशल चीजें हम यूज करते हैं। इस पर सीधे सीधे नहीं लिखते कि कितना रेजिस्टेंस है, इस पर कुछ कलर कोडिंग की जाती है। सिलिंड्रिकल शेप होने की वजह से जब सर्किट में इसको हम लगाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती कि जहां रेजिस्टेंस लिखा हुआ है वो साइड नीचे तो नहीं दब गई, पीसीबी की साइड में आ गई तो हमें दिखेंगे नहीं नंबर। तो इसलिए हम ये कलर कोडिंग इसमें करते हैं। 4 बैंड्स जनरली हम यूज करते हैं। आजकल कुछ अलग टेक्निक भी यूज की जा रही है, अलग कोडिंग भी यूज की जा रही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो ये है 4 बैंड्स वाला। देखिए इसमें कुछ कलर्स होते हैं 4 बैंड्स के। एक कलर देखो ये ऑरेंज है, ये वाला पर्पल है ना, ब्लू ब्लू है, ये ब्राउन और ये वाला ग्रीन। इस टाइप से कुछ कलर्स के थ्रू हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करते हैं। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कलर कोडिंग। देखिए कलर कोडिंग, अच्छा पहले देखते हैं कि कैसे दिखते हैं ये कार्बन रेसिस्टर्स। ये दिखते हैं बच्चों ऐसे कलर, ये सारे कार्बन रेसिस्टर्स हैं। कहीं आपने इनको इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड में भी देखा होगा अपने घर पर। देखने में कैसे लगते हैं, देखो इन पर 4 बैंड्स बने हुए हैं, है ना, 4 बैंड्स हैं। इनकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि इनका रेसिस्टेंस कितना है। चलिए कलर कोडिंग आपको बताते हैं कि कलर कोडिंग से आप कैसे पहचान कर सकते हैं। ये टेबल हमें याद करनी होगी। टेबल को याद करना बड़ा आसान है वैसे। जैसे ये वाले कलर का पहले एक ऑर्डर हम याद करेंगे। देखो इसको याद करने की ट्रिक, इसके याद करने की ट्रिक है कि जो हर एक कलर का फर्स्ट लेटर है आप वो याद कर लो। ये ब्लैक से लेकर और वाइट तक चलेगी हमारी ट्रिक, ब्लैक से वाइट तक, ठीक है। और ये फर्स्ट फर्स्ट लेटर हम देखो ऐसे याद कर लेते हैं, बी बी रॉय, बी फिर बी रॉय, आर ओ वाई रॉय, है ना। बी बी रॉय इज ए गुड बॉय, है ना, गुड बॉय, हैज ए वेरी गुड वाइफ। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। अब देखिए ब्लैक से स्टार्ट हुआ, व्हाइट तक चल रहे हैं, तो ब्लैक को थोड़ा सा फेड करेंगे आप तो ब्राउन कलर, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, और वॉयलेट के बाद में यहाँ ग्रे आएगा। ग्रे और ग्रीन पर आप कंफ्यूज ना हो, ग्रे व्हाइट से पहले ग्रे होगा, सलेटी कलर, और फिर इसको बिल्कुल आप फेड कर दोगे तो व्हाइट कलर। तो 2 स्टार्टिंग के और 2 लास्ट के तो आप फेडिंग या डार्क करने वाले कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं। अब बच्चों ये इनकी नंबरिंग है। नंबरिंग देखो, ब्लैक की नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं 0 से। ब्लैक को नंबर दिया 0, ब्राउन का 1, फिर रेड का 2। इस टाइप से नंबरिंग चल रही है इस वाले कॉलम में। ये है मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स कैसे, ये सारे मल्टीप्लायर्स, ये जो नंबर्स है इसी को 10 की पावर में लिख दीजिए। देखो पहला है 10 की पावर 0 मतलब 1, नेक्स्ट है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, 4, 5, ऐसे ही 9 तक। लास्ट वाला कॉलम ये टॉलरेंस के लिए है। टॉलरेंस का भी देखते हैं अभी बच्चों। टॉलरेंस का मतलब होता है, देखो फिजिक्स में कोई भी प्रैक्टिकल अगर करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत एरर या वेरिएशन की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उसको हम प्लस माइनस करके लिखते हैं। जैसे आपने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें देखा हो तो कोई भी अगर लेंथ लिखते तो इस टाइप से लिखते, जैसे हमने सेंटीमीटर स्केल से मेजरमेंट किया तो 1.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये एक वेरिएशन बता रहा है ये वाला 0.1 के, इसमें जो वैल्यू है वो 1.4 से 1.6 के बीच में वेरी करेगी। 0.2 का टॉलरेंस है या 0.1 का टॉलरेंस है, सॉरी।
अब देखो टॉलरेंस के लिए कलर्स यूज किए जाते हैं गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। नो कलर मतलब कोई कलर ही नहीं है, 3 बैंड होंगे, 4 नहीं होकर। गोल्ड के लिए ध्यान रखें मल्टीप्लायर होता है, केवल गोल्ड की नंबरिंग नहीं है, और यह है 10 की पावर -1। और इसके लिए टॉलरेंस है 5%। देखो यहाँ लिखा परसेंटेज में लिखा हुआ है 5%। इसके बाद में सिल्वर, सिल्वर के लिए है मल्टीप्लायर 10 की पावर -2, इसके लिए भी नंबरिंग नहीं है, और टॉलरेंस कितना, 10%। 10% है ना। और नो कलर मतलब अगर 3 ही बैंड्स हैं तो उसके लिए टॉलरेंस होती है 20%। 20% प्लस या 20% माइनस का वेरिएशन रहेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू में। ठीक है, अब क्लीन कर देते हैं इसको। अब इसका आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो एग्जांपल्स, देखो ये अब यहाँ पर ये हमें बताया है, पहला एग्जांपल ये है फर्स्ट। इसमें 3 कलर तो है, रेड 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 रेड, और फिर एक कलर है सिल्वर। तो आपने देखा रेड का जो नंबर था वो था 2। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है, पहले दो कलर्स की नंबरिंग लिखेंगे और मिलाकर लिख लेंगे ऐसे ही, जैसे रेड और रेड, तो हमने लिखा 2 पहले रेड के लिए और दूसरे के लिए भी 2, ये बन गया 22। थर्ड कलर का हम लिखेंगे मल्टीप्लायर इनटू 10 की पावर में रेड का क्या नंबर था 2, तो ये आ गया 22 इंटू 10 की पावर 2। सिल्वर के लिए टॉलरेंस, इसके बाद में फोर्थ कलर की टॉलरेंस लिखी जाएगी प्लस या माइनस कर कर। तो सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना था, 10%, और इससे ये जो आंसर आएगा SI यूनिट में आंसर आएगा, मतलब ओम। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट रेसिस्टेंस के लिए हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए कितना आएगा, नेक्स्ट के लिए आएगा बच्चों येलो और वॉयलेट, इनकी नंबरिंग आप देखेंगे। येलो की नंबरिंग 4, येलो के लिए हम लिखेंगे बच्चों 4, टेबल से आप देख सकते हैं। वॉयलेट की नंबरिंग 7, हम लिखेंगे 7, तो 47 बन गया है। इनटू ब्राउन के लिए लिखेंगे मल्टीप्लायर, तो ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर कितना होगा, ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर मैं देख रहा हूं 10 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 10। और प्लस माइनस नेक्स्ट क्या है, गोल्ड कलर लास्ट वाला, गोल्ड के लिए कितने परसेंट है, 5% की टॉलरेंस है, 5%, और ये ओम में आएगा। अब देखिए 10 की, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, है ना, या ऐसे लिख दीजिए 4.7 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस 5%, इतने ओम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज यहीं पर फिनिश कर रहे हैं क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।